सोचो अगर तुम्हारी आंख खुले और तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया बदल गई हो। रास्ते सुनसान, बाजार बंद और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी। लेकिन ये खामोशी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि बीच बीच में डरावनी आवाजें आ रही हैं। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, पुलिस, हुकूमत, सब कुछ नहीं बचा। बस एक बीमारी है जो हर इंसान को किसी किस्म के खूनखार जानवर में तब्दील कर रही है। 28 डेज लेटर एक ऐसी दास्तान है जिसमें एक आम आदमी हॉस्पिटल के बिस्तर पर होश में आता है। उसे यकीन नहीं होता कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। उसने जो जिंदगी छोड़ी थी वो अब मौजूद नहीं। अब उसे न सिर्फ खुद को बचाने की जंग लड़नी है, बल्कि इंसानियत के लिए भी कुछ करना है। ये किस्सा है खौफ का, हौसले का और उस उम्मीद का जो मुसीबत के बाद भी इंसान को नई ताकत देता है। चलो फिर देरी न करते हुए सीधा शुरू करते हैं। हमारी कहानी का आगाज होता है कैम्ब्रिज के एक रिसर्च सेंटर से। यहाँ कुछ माहिरीन एक नए किस्म के मरीज पर तजुर्बे कर रहे थे। ये वबा अभी तक पूरी तरह मालूम नहीं थी। इस रिसर्च फैसिलिटी में कुछ बंदर थे जिन पर ये टेस्ट किए जा रहे थे। इस वबा की वजह से ये जानवर गुस्से में और तहरीक में आ गए थे। तभी जानवरों की हिफाजत का काम करने वाले कुछ लोग इस जगह पर दाखिल होते हैं। ये लोग एक खास तंजीम का हिस्सा थे जो ऐसे मासूम जानवरों को आजाद कराने की कोशिश करते थे जिन पर छुपी तौर पर तजुर्बे हो रहे थे। जब इन्हें मालूम होता है कि इस लेबोरेटरी में जानवरों को कैदी बनाया गया है और उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो ये उन्हें रिहा कराने का फैसला कर लेते हैं। जब ये लोग बंदरों को कैद से निकलने लगते हैं तो एक मेडिकल एक्सपर्ट उन्हें थामने की कोशिश करता है। वो खबर देता है कि इन बंदरों को एक खतरनाक बीमारी लग चुकी है और ये बहुत भारी नुकसान कर सकते हैं। मगर ये लोग उस एक्सपर्ट की बात सुनने से इनकार करते हैं और उस कफस का दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही कफस का ताला टूटा, बंदर तुरंत हमले में आ जाते हैं और एक लड़की को काट लेते हैं। कुछ लम्हों के बाद ही उस लड़की की आंखें सुर्ख होने लगती हैं और वो मुंतजिम खून बाहर निकलने लगता है। उसके जिस्म से बहा ये लहू दूसरों को भी छू जाता है और इस तरह से वो भी इस मरीज का शिकार बन जाते हैं। ये बीमारी जिस शख्स के अंदर घुस जाती थी उसमें शदीद तशद्दुद और जुनून भर देती थी। इंसानों पर इसका असरात जानवरों से काफी ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि इंसान का जहन बहुत पेचो-खम होता है। इससे मुतासिर शख्स धीरे धीरे अपना होश खो बैठता है, शानदार हिंसक बन जाता है और एक मुर्दा जिंदा जैसा हो जाता है। ये मरीज लहू और थूक की मदद से एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल होती थी। जब वो मेडिकल एक्सपर्ट उस मुतासिर लड़की को काबू करने की कोशिश करता है तो वो जुनून में उस पर हमला करके उसे मार डालती है। इसके बाद ये वबा तेजी से फैलना शुरू हो जाती है, पहले पूरे शहर को और फिर रफ्ते रफ्ते तमाम मुल्क को अपनी लपेट में ले लेती है। इस वाकये के 28 रोज बाद हमारा असली हीरो जिम सामने आता है, जो लंदन के करीब एक हॉस्पिटल में लंबे अरसे की बेहोशी से जागता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि पूरा हॉस्पिटल सुनसान पड़ा है। जब वो बाहर का रुख करता है तो रास्ते बिल्कुल खाली मिलते हैं। हर सू एक अजीब खामोशी है और दीवारें गुमशुदा अफराद के ऐलानात से भरी हैं। परेशान हालत में जिम एक इबादतगाह में दाखिल होता है, मगर वहाँ की सूरत हाल और भी खराब होती है। इबादतगाह के अंदर बहुत सारी लाशें पड़ी हैं जो काफी पुरानी दिखाई देती हैं। जिम बिल्कुल समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या हो गया है। अचानक इबादतगाह का खादिम लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। उसके मुंह से लहू टपक रहा होता है और वो अजीबो गरीब सदाएं निकाल रहा होता है। उसी वक्त कुछ मुर्दा जिंदा लोग भी खादिम के साथ जिम की तरफ बढ़ने लगते हैं। खौफ के मारे जिम भागना शुरू कर देता है। उसी लम्हे 2 अफराद वहां आ जाते हैं और उन मुर्दा जिंदा लोगों को आग लगाकर खत्म कर देते हैं। इस तरह जिम की जान बच जाती है। ये दोनों शख्स जिम को अपनी पनाहगाह की तरफ ले चलते हैं, जहां वो छुकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वहां पहुंचने पर जिम को मालूम होता है कि इन दोनों का नाम मार्क और सलीना है। जब ये लोग जिम से उसके हालात के बारे में सवाल करते हैं तो वो बताता है कि वो पार्सल्स पहुंचाने का काम करता था और साइकिल पर जाते हुए एक हादसे का शिकार हो गया था। उस वक्त के बाद जिम को कुछ भी याद नहीं, बस ये पता है कि आज उसे होश वापस आया है। वो हैरानी से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये तमाम क्या हो गया है। तब सलीना और मार्क उसे वजाहत देते हैं कि एक खतरनाक बीमारी पूरे शहर में फैल गई है। ये आफत इतनी बड़ी है कि हुकूमत और फौज भी इसे थामने में नाकाम रही। सब कुछ तबाह हो चुका है। वो जाहिर करते हैं कि पिछले 6 दिनों की मुद्दत में उन्हें जिम के सिवा कोई और जिंदा आदमी नहीं मिला। जिम जब अपने घर वालों के मुतालिक पूछता है तो वो कहते हैं कि शायद अब कोई बाकी नहीं, मगर फिर भी जिम अपने लोगों को तलाश करना चाहता है। चुनाचे अगले दिन ये तीनों उसके मकान की तरफ रवाना होते हैं। मकान में दाखिल होकर जिम देखता है कि उसके वालिदैन ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। उनकी मुट्ठी में जिम की एक फोटो थी। उस तस्वीर की पिछली तरफ एक पैगाम लिखा था, जिम, हम तुम्हें सोता छोड़कर जा रहे हैं। अब हम भी तुम्हारे साथ सो रहे हैं, हमें मत उठाना। ये पढ़कर जिम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो शिद्दत से गमजदा हो जाता है। लेकिन अब उसे हकीकत कबूल करनी पड़ती है कि उसके माता पिता अब इस जहान में नहीं है। ये तीनों उस रात जिम के मकान में ठहर जाते हैं। रात के अंधेरों में ये मुर्दा जिंदा मखलूक और ज्यादा चुस्त हो जाती है। इस वजह से बाहर निकलना बहुत खतरनाक होता है। जब ये लोग मकान के अंदर होते हैं, अचानक 2 मुर्दा जिंदा मखलूक उन पर झपट पड़ती हैं। ये कोई अजनबी नहीं बल्कि जिम के कदीम घर वाले थे जो अब इस मरीज का शिकार हो चुके थे। बहुत जान फिशा के बाद वो उन्हें खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। इस जंग के दौरान मार्क को एक मुर्दा जिंदा मखलूक काट लेता है, जिससे वो भी मुतासिर हो जाता है और इस वजह से सलीना लाचारी में मार्क की जान ले लेती है ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। अब सिर्फ जिम और सलीना ही बाकी रह जाते हैं। थोड़े वक्त गुजरने के बाद वो बाहर का रुख करते हैं, जहां उन्हें एक बिल्डिंग में चमकती हुई रोशनाई नजर आती है। इससे उन्हें लगता है कि शायद वहां कोई जिंदा शख्स मौजूद है और जब वो उस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं तभी कुछ मुर्दा जिंदा मखलूक उनका ताकुब
करने लग जाती हैं। मगर एक आदमी वक्त पर उन्हें बचाता हुआ अपने घर में ले जाता है। उसका नाम फ्रैंक है, जो अपनी बेटी हैना के साथ वहाँ छुपा हुआ है। फ्रैंक जिम और सेलिना को अपने साथ रहने की मंजूरी दे देता है। वो उन्हें बताता है कि कुछ रोज पहले फौज की तरफ से एक रेडियो पैगाम चलाया गया था। उस पैगाम में ये कहा गया था कि इस बीमारी का इलाज मौजूद है और वहाँ लोगों को महफूज रखा जा रहा है। उन्होंने उस पैगाम में अपनी जगह की तफसील भी दी थी ताकि बाकी लोग वहाँ तक पहुंचे और महफूज रहें। लेकिन सेलिना को इस रेडियो पैगाम पर यकीन नहीं होता। वो सवाल उठाता है कि अगर ये दुरुस्त है तो वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। उसे शुबा होता है कि ये पैगाम पहले से रिकॉर्ड किया हुआ हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। इस वजह से उन्होंने इस पैगाम पर एतबार करके आगे बढ़ने का फैसला लिया। इसके बाद वो उस मकाम की तरफ रवाना हो जाते हैं जिसका जिक्र रेडियो पैगाम में था। सफर के दौरान उन्हें एक लंबी सुरंग नजर आती है। जिम कहता है कि इस सुरंग से गुजरना महफूज नहीं है, मगर फ्रैंक कहता है कि ये रास्ता उन्हें जल्द अज जल्द मंजिल तक पहुंचा सकता है। उस सुरंग के अंदर पहले से बहुत सारी चोरी गई गाड़ियां खड़ी हैं। अब फ्रैंक तेजी से गाड़ी चलाता है, मगर अचानक उनकी गाड़ी का पहिया फट जाता है। फ्रैंक उतरकर गाड़ी का पहिया तब्दील करता है, पर तभी वो देखता है कि उनकी तरफ काफी मुर्दा जिंदा मखलूक बढ़ रही हैं। घबराहट में वो जल्दी से पहिया बदल देते हैं और उन मुर्दा जिंदा मखलूकात के करीब आने से पहले वहां से भाग निकलते हैं। अब तकरीबन 2-3 दिन का सफर तय करने के बाद वो उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां से ये पैगाम भेजा गया था। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां कोई शख्स मौजूद नहीं है। ये देखकर सेलिना मायूस हो जाती है और वापसी का मशवरा देती है। अब जैसे ही वो पलटकर जाने का सोचते हैं, फ्रैंक एक मुर्दा जिस्म को खा रहे कौमों को देखता है और अचानक उस लाश से खून का एक कतरा फ्रैंक की आंख में गिर जाता है और वो भी मुतासिर हो जाता है। जब उसकी बेटी हैना उसके नजदीक आने की कोशिश करती है तो फ्रैंक उसे धक्का देकर दूर करता है। हालात को बिगड़ते देख जिम फ्रैंक को खत्म करने वाला होता है कि अचानक एक सिपाही आकर फ्रैंक पर गोली चलाता है। इसके बाद वो सिपाही जिम, सेलिना और हैना को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपनी फौज की पनाहगाह की तरफ ले जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात मेजर हेनरी से होती है, जो उन्हें तसल्ली देता है कि अब वो महफूज हैं। वो जाहिर करता है कि उन्होंने यहाँ हिफाजत के लिए चारों तरफ बंदोबस्त किया हुआ है, जिससे कोई भी मुर्दा जिंदा मखलूक अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अगर कोई मुर्दा जिंदा मखलूक अंदर घुसने की साई करती है तो खतरे का अलार्म बजेगा और वो फौरन उसे खत्म कर देंगे। लेकिन अभी तक इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं मिला। बाद में मेजर हेनरी जिम को एक सिपाही से मिलवाता है जिसका नाम मेलर है, जो कुछ रोज कबल मुतासिर हुआ था और अब उसे जंजीर में जकड़ा गया है। उनका मकसद ये जानना है कि बिना खाए पिए ये मुर्दा जिंदा मखलूकात कितने अरसे तक जिंदा रह सकती हैं, ताकि इस बीमारी के बारे में मजीद मालूमात हासिल हो। रात के खाने के वक्त अचानक उन्हें एक धमाके की सदा सुनाई देती है और पता चलता है कि कुछ मुर्दा जिंदा मखलूक हिफाजती घेरे के अंदर आ गई हैं। तमाम सिपाही तुरंत बाहर जाकर उन्हें गोली से भून देते हैं और जब वो वापस लौटते हैं तो एक सिपाही सेलिना के साथ बदसलूकी करता है। ये देखकर जिम गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर मेजर हेनरी उसे रोक देता है। इसके बाद वो उसे बाहर निकाल देता है। इसी बीच ये हकीकत सामने आती है कि रेडियो पर जो पैगाम भेजा गया था वो फर्जी था। उस पैगाम का असली मकसद ये था कि लोग यहाँ पनाह लेने आए और वो औरतों की बेहुरमती कर सकें। ये हकीकत जानकर जिम, सेलिना और हैना वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर मेजर हेनरी अपने सिपाहियों को बुलाकर उनका रास्ता बंद कर देता है। अब भागने की कोशिश में जिम बेहोश हो जाता है, लेकिन फौज में एक नेक सिपाही भी है जो उनकी इमदाद करना चाहता है। वो उन्हें वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर बाकी सिपाही जिम और दोनों लड़कियों को गिरफ्तार करके कमरे में कैद कर देते हैं। यहाँ फैरल जिम को बताता है कि मेजर हेनरी अब दीवानापन की हद को पहुंचा हुआ है। वो कहता है कि ये बीमारी 100 मील दूर तक नहीं फैल सकती, क्योंकि ये ना पानी पार कर सकती है और ना पहाड़ों को। मगर मेजर और उसके लोग ये बात कबूल करने को राजी नहीं। उनका बस एक ही मकसद है, इस जगह पर अपनी नई दुनिया कायम करना। इसके बाद फौज के कुछ अफसरान जिम और फैरल को जंगल में ले जाकर खत्म करने का मंसूबा बनाते हैं। फैरल को वो गोली मार देते हैं, मगर जिम किसी तरह उनसे बच निकलता है। वो अपनी जान बचा लेता है। जहाँ भागते हुए जिम जख्मी होकर गिर पड़ता है, तभी वो आसमान में एक उड़ता हुआ जहाज देखता है। उसे फैरल की बात याद आती है कि बाहर की दुनिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो मुतासिर नहीं हुए। दूसरी तरफ सेलिना और हैना को सिपाहियों ने गिरफ्तार कर रखा है। अब जिम उन्हें छुड़ाने का नक्शा बनाता है। वो कैंप के करीब लगे खतरे के अलम को चालू कर देता है, जिससे हवाल हवास उड़ा देने वाला मंजर बन जाता है। खतरे का अलम सुनकर मेजर हेनरी और बाकी सिपाही मुर्दा जिंदा मखलूक समझकर उस तरफ दौड़ने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जिम एक एक करके सिपाहियों को खत्म करता है। जहां अब मेजर हेनरी जान बचाकर कैंप की तरफ भागता है और जिम भी उसका ताकुब करते हुए कैंप तक पहुंच जाता है। वहां वो उसी मुतासिर सिपाही मेलर को रिहा कर देता है जिसे पहले जंजीर में जकड़ा गया था। मेलर आजाद होते ही दूसरों को मुतासिर करना शुरू कर देता है। अब सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और इसी अफरा तफरी में सेलिना और हैना भी वहाँ से जुदा हो जाती हैं। तभी एक सिपाही उन्हें पकड़कर गाड़ी में बिठा लेता है, मगर तभी जिम वहाँ पहुंचकर उस सिपाही को खत्म करता है और दोनों को बचा लेता है। सेलिना को कुछ लम्हों के लिए शुबा होता है कि कहीं जिम खुद भी मुर्दा जिंदा मखलूक तो नहीं बन गया, मगर जल्द ही उसे अंदाजा हो जाता है कि वो अभी भी इंसान है। इसके बाद जिम और सेलिना एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। तभी हैना वहाँ आ जाती है और जिम के सर पर वार करती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिम उन पर हमला करने वाला है, लेकिन जल्द उसे भी हकीकत समझ आ जाती है। इसके बाद तीनों लोग एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं, मगर जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं उन्हें पता चलता है कि मेजर हेनरी पहले से ही उस गाड़ी के
अंदर मौजूद है। वो जिम को देखते ही तैश में गोली चलाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुमने मेरे तमाम सिपाहियों को हलाक कर दिया, मगर फिर भी किसी तरह जिम बच जाता है। हैना समझदारी से गाड़ी को उल्टी तरफ मोड़ देती है, जिससे गोली उसे नहीं लगती। तभी पीछे से मेलर वहां पहुंचता है, जो गाड़ी की पिछली शीशा तोड़ डालता है। वो मेजर हेनरी को बाहर घसीट लेता है, जिससे मेजर हेनरी भी मार जाता है। इस तरह ये तीनों, जिम, सेलिना और हैना, आखिरकार उस जहन्नुम से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जहां आगे हम देखते हैं कि जिम को गोली लगने के बाद सेलिना उसे एक सुई लगाती है, जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जब जिम को होश आता है तो वो खुद को एक छोटे से मकान में पाता है। उसके साथ सेलिना और हैना भी वहां मौजूद होती हैं और तभी बाहर से उन्हें एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है। वो तीनों तेजी से बाहर की तरफ दौड़ते हैं। वो खुशी में झूमते हुए एक सफेद कपड़ा फैलाकर आसमान की तरफ इशारा करते हैं ताकि जहाज वाले उन्हें देख सकें। उनके चेहरों पर तसल्ली और उम्मीद की रौनक होती है। आखिरकार अब वो इस खौफनाक मुसीबत से निकल रहे हैं। उन्हें अब यकीन हो चला है कि कोई तो है इस दुनिया में जो अभी भी जिंदा है और मदद कर सकता है। जिस उम्मीद और तसल्ली के साथ ये दास्तान यहीं पर मुकम्मल हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जहाँ एक बीमारी ने इंसानों को इंसान नहीं रहने दिया, रिश्ते खत्म हो गए, शहर वीरान हो गए और जिंदगी एक डरावने ख्वाब में तब्दील हो गई। इस खौफनाक आफत में जहाँ हर शख्स एक दूसरे का दुश्मन बन चुका था, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंसानियत की शमा को रोशन रखे हुए थे। जिम, सेलिना और हैना, ये तीनों उन हजारों बाकी लोगों में से थे जो न सिर्फ जिंदा थे बल्कि उम्मीद और हौसले के सहारे आगे बढ़ रहे थे। हर मुसीबत का सामना किया, अपने लोगों को गवाया, खौफ को बर्दाश्त किया, मगर इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और जब सब कुछ तबाह होता दिखाई दे रहा था, तब एक नन्ही सी उम्मीद की किरण ने उन्हें फिर से जीने का मकसद दे दिया। आखिर में वो सफेद कपड़ा सिर्फ एक निशान नहीं था, वो इंसानियत की आखिरी सदा थी जो शायद सुन ली गई होगी। 28 डेज लेटर हमें ये सबक देती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना बन जाएं, अगर हौसला, साथ और थोड़ी सी उम्मीद बाकी हो तो तारीकी में भी उजाले का रास्ता मिल ही जाता है, क्योंकि तबाही के बाद भी जिंदगी दोबारा जन्म ले सकती है। मगर ये दास्तान अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जो बचे हैं उनकी अगली जंग और भी शदीद होने वाली है। और जल्द ही मैं लेकर आ रहा हूँ इस दास्तान का अगला भाग, जिसका नाम है 28 वीक्स लेटर, जहाँ बीमारी वापस आती है और इस दफा और भी ज्यादा बर्बादी मचाती है।